नमस्कार। हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और भिन्न, दशमलव इनका जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ हम लोगों ने बेसिक रूप से सीख लिया है। किसी ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसे भी प्रश्न हल करवाइए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अभी आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपका केवल बेस तैयार कर रहा हूं। यानी मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि आप कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, और कैसे आप दो संख्याओं को काट करके छोटा कर सकते हैं, यानी कि विभाजित कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें जो कि शायद नहीं बताई जाती लेकिन बहुत जरूरी होता है जानना। उन्हीं के अभाव में आप आगे गलतियां करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें समझ में नहीं आती। इसीलिए अभी हम केवल बेस मजबूत कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं। जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उससे संबंधित कितने तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। सभी को हम यहाँ हल भी करवाएंगे। तो कहने का मतलब कि अभी आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपका केवल बेस तैयार हो रहा है और 2-4 वीडियो के बाद हम चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को गुणनखंड विधि से कैसे हल करें, और फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं को विभाजित करें, यानी कैसे काट करके छोटा करें। जैसे कोई बड़ी भिन्न है तो बड़ी का मतलब कठिन भिन्न है कोई, तो कैसे हम उसको सरल भिन्न में बदलें। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से म स प या ल स प हम कैसे ज्ञात करें, तो उदाहरण देकर हम आपको समझाएंगे, आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे दो संख्याएं हैं 12 और 16, इनका आपको निकालना है म स प। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो जो गुणनखंड महत्तम के लिए होगा वही गुणनखंड लघुत्तम के लिए भी होगा। तो आप गुणनखंड अगर सीख गए तो समझ जाइए कि आपका दोनों काम हो गया। अगर आप गुणनखंड नहीं भी सीखे हैं तब भी मैंने आपको मौखिक ही बताया है कि 12 और 16 का महत्तम क्या होगा। 12 होगा नहीं, क्योंकि 12 के पहाड़ा में 16 नहीं आता, तो 12 से कम क्या होता है? 6। 6 के पहाड़े में 12 आता है लेकिन 16 नहीं आता, लेकिन 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 16 भी, यानी इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4। लग गया। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 48, क्योंकि 16 तिया 48, 12 चौक 48। वो आप भाग विधि से समझ गए हैं, लेकिन गुणनखंड से सीख रहे हैं, तो 12 का गुणनखंड करिए। ये है तरीका गुणनखंड का। सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूना 4 तिया 12। 16 का करेंगे तो 16 का भी कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। हमें निकालना है म स प। बहुत सरल है। म स प में क्या होगा? अगर दो संख्याएं हैं तो इनके दोनों जो गुणनखंड हैं उनमें जो जो अंक दोनों में मिल रहे हैं वही यहां उतार लीजिए और गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन 2 है, 1 2 उतार लिया, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन है, उतार लिया। फिर आगे 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है। अगर यहां एक 3 है, यहां भी एक 3 होता तो एक 3 नीचे उतार लेते, लेकिन केवल डबल टू ही ऐसे दो नंबर हैं जो दोनों में है, यानी 12 वाले में भी हैं और 16 वाले में भी हैं। इन्हीं दोनों को लिखना है। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 4। इसी तरह से अगर 3 संख्याएं हो जाएं, जैसे 60, 48 और 80, इनका आपको निकालना है म स प। तो क्या करेंगे? 60 लिख दीजिए, 48 लिख दीजिए और 80 लिख दीजिए। ठीक है। 60 का गुणनखंड 12 पंचे 60,
12 पंचे 60 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बार 12 का कर चुके हैं और 12 पंचे 60 होता है। इसका मतलब कि 5 में 12 का गुणा कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 तक का वही लिखिए जो यहाँ आया है। 2 दूना 4 तिहाई 12 और फिर 5 गुणा के रूप में जोड़ दीजिए। 12 पंचे 60, 48, 16 तिया 48। इसका मतलब अगर इसमें 3 का गुणा कर दो तो ये 48 बन जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 80, 16 पंचे 80। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। अब महत्तम के लिए अभी मैं ऊपर बताया आपको कि महत्तम के लिए क्या होता है कि अगर 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए जो जो अंक, वही लिखना है। 2 संख्या है तो दोनों में जो जो मिले। तो यहां पे देखिए ये 2 मिल रहा है तीनों में, ये भी 2 मिल रहा है तीनों में। अब उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां 3 है, दूसरी लाइन में भी 3 है, लेकिन तीसरी लाइन में 3 नहीं है कि नहीं? फिर अगर आगे जाएंगे तो यहां 5 है, नीचे वाली लाइन में 5 है, लेकिन बीच वाली लाइन में 5 नहीं है। कहने का मतलब केवल यही 2 तीनों में कॉमन है। तो बस यही 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 4। इसका मतलब इन तीनों का भी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4 ही होगा। इसी तरह से अगर इन्हीं का हमें लघुत्तम निकालना हो तब क्या होगा? तो मैं बस इसको मिटा दे रहा हूं, ये वाला महत्तम वाली लाइन, क्योंकि गुणनखंड वही होगा, गुणनखंड में कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पे लिख देता हूं लसप। ल स प, ल स प। 12 16 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। 60 48 80 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो गुणनखंड विधि से। ठीक, अब गुणनखंड हो चुका है। 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और यहां भी सबका गुणनखंड वही है। अब यहां पे आपको लिखना है ल स प। जैसे आपने म स निकालने के लिए म स प लिखा था, वैसे ही आप यहां पे ल स प लिखेंगे। अब समझिए ध्यान से, यहीं से बदलाव हुआ है। लघु महत्तम समापवर्तक में ये हुआ था कि जो जो संख्याएं दोनों में मिल रही थी वही हमने यहां लिखा था, सही है। लेकिन लघुत्तम में जो संख्या ऊपर लिखी गई है वो संख्या चाहे नीचे वाली से छोटी हो चाहे नीचे वाली से बड़ी हो। शब्दों को गौर करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि पहली लाइन में जो लिखी है वो नीचे वाली लाइन से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप उसको लिख दीजिए यहां पे, या फिर अगर उसको नहीं लिखते तो उसका गुणनखंड लिख दीजिए। तो चाहे गुणनखंड लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 3, और चाहे फिर 12 ही लिख दीजिए। तो हम 12 ही लिखना आसान समझते हैं, क्योंकि अगर आप इसे लिख भी देंगे तब भी गुणा करेंगे तो वही आएगा, 12 ही आएगा। अब बाद में गुणा करना ही है, तो जब गुणा ही करना है तो क्यों ना हम उसी को उतार दें। अब देखिए इसके बाद क्या होगा दूसरी लाइन में। पहली लाइन में तो हमने उसको उतार दिया, चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी। अगर यही 16 ऊपर होता 12 नीचे होता तब हम यहां 16 लिख दिए होते। अब समझ में आ गई बात। अब देखिए जो जो संख्या ऊपर है वो संख्या नीचे वाली कट जाएगी। जैसे यहां 2 है तो ये 2 कट गई, यहां 2 है ये 2 कट गई। फिर अगली तीसरी संख्या जो 2 है, ऊपर तो 2 ही संख्याएं 2 है, 3 ठो 2 है ही नहीं, तो ये वाला 2 नीचे उतर जाएगा और ये वाला भी 2 नीचे उतर जाएगा। और अब इनका हो जाएगा गुणा, 12 दूना 24 दूना 48। इसका मतलब 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? 48। ठीक, अब आइए नीचे, मतलब 16 48 और 80 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। इसमें भी वही होगा, जो संख्या ऊपर है यानी पहली लाइन में है आप उसको लिख लीजिए। अब उसके बाद दूसरी लाइन में आइए, तो दूसरी लाइन में क्या करेंगे, जो पहली लाइन में है
वो संख्या दूसरी लाइन की कट जाएगी। 2 कट गया क्योंकि ऊपर है, ये भी 2 कट गया क्योंकि ऊपर है। उसके बाद ये 2 और ये 2 उतर जाएगा नीचे, क्योंकि दूसरी लाइन में 4 2 हैं, ऊपर वाली लाइन में 2 ही 2 हैं, तो केवल 2 ही 2 इसके कटे, बाकी के डबल 2 उतर गए नीचे। और ये 3 कट जाएगा क्योंकि पहली वाली लाइन में 3 था। तो जरूरी नहीं है कि सामने ही हो, कहीं भी हो, अगर मिल गया तो कट जाएगा। हाँ, अगर यहां पे डबल 3 होता, डबल 3 होता और ऊपर सिंगल ही 3 है, तो एक ही 3 कटता और एक 3 उतर जाता। ठीक, अब देखिए ये 3 कट गया। नीचे वाली लाइन में आइए तो ये 2 कट गया क्योंकि ऊपर 2 है। अब जब तीसरी वाली लाइन में आएंगे ना, तो तीसरी वाली लाइन का अंक चाहे पहली वाली लाइन में मिल जाए चाहे दूसरी वाली लाइन में मिल जाए, काट ही देना है। तो ये 2 कट गया क्योंकि ऊपर 2 है, ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया क्योंकि भले पहली लाइन में नहीं है लेकिन दूसरी वाली लाइन में है 2, ये भी कट गया क्योंकि यहां है, और ये भी 5 कट गया क्योंकि ऊपर वाली लाइन में 5 था। अब यहां पे जो लिखा है उसी का गुणा कर दो। 60 दूना 120, 120 दूना 240, तो 60, 48 और 80 का लघुत्तम समापवर्ती हुआ 240 और इसका हुआ 48। मुझे लगता है कि गुणनखंड विधि से अब आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। महत्तम समापवर्तक में जो जो मिलेगा उसको लिखना है, और लघुत्तम समापवर्तक में पहली लाइन का पूरा लिखना है, बाकी की लाइन का जो जो मिले उसे काटना है और जो न मिले उसे उतारना है। इसी चीज का ध्यान में रखिए, जरूरत नहीं है इसकी, ये तो एक नियम था इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना आप भाग विधि से महत्तम निकालिएगा, सबसे आसान है। भाग विधि से लघुत्तम में निकालिएगा, सबसे आसान है। आपको परीक्षा में तो लिखना नहीं पड़ेगा कि हमने किस विधि से निकाला है, आप तो कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो आपको उत्तर से मतलब है। तो चाहे आप मौखिक कर लीजिए, चाहे भाग विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से, जिसमें आपको सरलता महसूस हो। अब हम लोग सीखते हैं कि जब हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बदलेंगे सरलतम रूप में तो कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही होती है, और आमतौर पर लोग इसे पढ़ाते भी नहीं हैं, इसका कोई चैप्टर ही नहीं है अलग से, तो पढ़ाएंगे क्या। लेकिन सबसे यही रूट है, जड़ है, यही आधार है, बुनियाद है। यही नहीं समझ पाएंगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत गहराई से आप समझिएगा जो मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। सरलतम रूप में लिखो 24/16। सरलतम रूप का मतलब होता है कि उसे काट करके छोटा करो। अब देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये पूरी तरह से डिपेंड है महत्तम समापवर्तक पर। आपको देखने में नहीं महसूस होगा कि महत्तम समापवर्तक की सवाल है, लेकिन ये वास्तव में महत्तम समापवर्तक की सवाल है। कैसे? आपको इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, और जो भी महत्तम समापवर्तक आएगा उसी से इन दोनों को काटना है। यही नियम ही है, दूसरा कोई नियम ही नहीं है। तो 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 8। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याएं हो तो जो संख्या छोटी होती है, अगर उसके पहाड़े में बड़ी वाली नहीं आ रही है तो उस भी संख्या से छोटी होती है, और जो आती हो उसके पहाड़े में, तो 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 के पहाड़े में 24 भी आता है। इसका मतलब 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 8। इसका मतलब 8 से दोनों कट जाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज्यादा ना हो, 3 बार जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। अब 24/16 का सरलतम रूप 3/2 है। यहां बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 24/16 रुपए है, दूसरा कहे मेरे पास 3/2 रुपए है, तो इसके पास भी 1.5 रुपए है, इसके पास भी 1.5 रुपए है, किसी के पास ज्यादा या कम नहीं है। यही इसकी विशेषता है सरलतम रूप की। ये बड़े बड़े अंक हैं, ये छोटे छोटे अंक हैं। आप अगर महत्तम समापवर्तक मान लीजिए निकालना नहीं जानते हैं, तब भी इसको कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि ये सम संख्याएं हैं दोनों, जब सम संख्याएं हैं तो 2 से कट जाएंगी,
तो 2 से काटो, 2 12 24, 2 अट्ठे 16। फिर दोनों सम संख्याएं आ गई, अभी भी 2 से कट जाएंगी, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से कट जाएंगी, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, यानी कि यही सबसे सरलतम रूप भिन्न का है। तीसरे स्टेप में आया, लेकिन जब आप महत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं तो एक ही बार में आपका काम हो गया। देखिए 144 बटे 162, अगर आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालना जानते हैं तो एक ही बार में आ जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तब क्या करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 24 हम 72, 3 27 हम 81। फिर 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24, 3 नवा 27। अब ये 3 से नीचे वाला कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। इसका मतलब सबसे सरलतम रूप 144 बटे 162 का 8 बटे 9 है। लेकिन अगर आप महत्तम जानते थे निकालना तो डायरेक्ट ये इससे आपकी बचत हो जाती और डायरेक्ट यहां से आप यहां पहुंच जाते और डायरेक्ट कहते कि सर 18 होगा इनका महत्तम समापवर्तक और 18 अट्ठे 144 और 18 नवैया 162। यही खास बात है महत्तम समापवर्तक की। आप आगे और जाएंगे और कठिन कठिन जो सवालें आपको मिलेंगी उसमें हर जगह महत्तम का काम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में महत्तम निकालना सिखा दिया है। तो इस तरह से आप मतलब भिन्नों को छोटा कर सकते हैं। महत्तम से डायरेक्ट काट लीजिए वरना छोटा छोटा करके काटिए। अब कुछ और चीज सीख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 35 गुणित 16 बटे 8 का सरलतम रूप क्या होगा। तो अगर हम काटना पीटना नहीं जानते हैं या महत्तम निकालना नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम 35 का 16 में गुणा करके ऊपर लिखेंगे, फिर 8 नीचे लिखेंगे, जो यहां आया रहेगा उसका 8 से भाग कर देंगे, आ जाएगा। यही तरीका है। वरना हम जानते हैं कि 8 के पहाड़ा में 8 आता है और 8 के पहाड़ा में 16 भी आता है। तो हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कर देंगे। अब 35 गुणित 2 हो गया तो 35 दूना क्या होता है 70। डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया। हमें गुणा मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही चीज ऐसे लिखा हो 8 बटे 35 गुणित 16 तब भी हम काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और अब की बार 35 दूना 70 नीचे होगा और ऊपर अंश के रूप में एक जरूर लिखा जाएगा। यहां भी हर के रूप में आप एक लिख सकते थे, लेकिन भिन्न का ये नियम ही है, गणित का ये नियम ही है कि संख्याओं के नीचे हर के रूप में एक लिखने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है, वो हर के रूप में एक रहता ही है, लेकिन अंश के रूप में अगर एक आ रहा है तो उसे लिखना जरूरी है। अब समझिए आगे और 24 गुणित 16 बटे 8। यहां पर 8 के पहाड़े में 16 भी आ रहा है और 8 के पहाड़े में 24 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 से केवल या तो 24 को काटेंगे या तो 16 को काटेंगे, दोनों को नहीं काटेंगे। यानी 8 दूनी 16 बस। अब 24 दूना क्या हो गया 48। या फिर आप 16 मत काटिए, 24 को काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24। अब 16 तिया क्या हो गया 48 आएगा वही। आप इसे काटेंगे तब भी गुणा करने पर वही आएगा, इसे काटेंगे तब भी। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिए जहां पे आप गलती कर सकते हैं। अगर 24 धन 16 बटे 8 लिखा है और आप इसे काटना चाहते हैं पहले ही, तब आप ये चेक करिए कि 8 से क्या दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। अगर 8 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तब काट दीजिए। 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24। अब यहां 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी जब जोड़ का चिन्ह लगा हो
या घटाने का चिन्ह लगा हो और हमें काटना पड़ जाए, तो हम ये देखेंगे कि दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। अगर आप नहीं भी काटते हैं तब भी 5 ही उत्तर आएगा। कैसे? 16 में 24 जोड़ दीजिए 40 हो गया, और 40 में फिर 8 का भाग कर दीजिए 5 हो गए। अगर यहां पे मान लीजिए 25 है और 25 धन 16/8, तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। 8 दूनी 16, 25 2 27, ये गलत है। जब यहां जोड़ का चिन्ह लगा हो या घटाने का चिन्ह लगा हो, तब अगर आप काट रहे हैं तो दोनों को काटिए। यानी कि 8 से अगर 16 कट रहा है तो ठीक है, अगर 8 से 25 भी कट रहा है तब, मतलब कि 16 काट रहे हैं तो 25 भी काटिए। लेकिन 8 के पहाड़े में 25 आता नहीं है, तब हम इसे नहीं काटेंगे, इसे हम काटेंगे ही नहीं। इसे हम क्या करेंगे? इसे हम जोड़ देंगे। 16 और 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41/8, और अब 41 के पहाड़े में 8 नहीं आता, यही आंसर है। कहने का मतलब मैं आपको ये अभी तक बता पाया हूं कि जब गुणा का चिन्ह लगा हो तो एक संख्या काट दीजिए, दूसरी वाली नहीं। लेकिन जब जोड़ का चिन्ह लगा हो तो या तो दोनों को जोड़ के काटो, या फिर काट रहे हो तो फिर दोनों को काटो। दोनों को कब काटोगे? जब दोनों कटेगा। अगर एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है तो हम एक सिंगल को नहीं काटेंगे, बल्कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद अगर कटेगा तो काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। और अगर एक नहीं कट रहा है एक कट रहा है तो वो 100% दोनों को जोड़ने के बाद फिर वो उससे नहीं ही कटेगा। कटना होता तो यही कट जाता। और एक उदाहरण देखिए, 12 गुणित 15, 3 धन 6। यहां गुणा का चिन्ह है, यहां जोड़ का चिन्ह है। 6 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 5 15 कर दें और 6 दूनी 12 कर दें, क्योंकि यहां जोड़ का चिन्ह लगा है। हाँ, अगर यहां गुणा का चिन्ह लगा होता, जैसे लिखा है 12 गुणित 15 बटे 3 गुणित 6, दोनों जगह यानी अंश में भी और हर में भी दोनों जगह अगर गुणा का चिन्ह लगा होता, तब आप 6 से काट दीजिए 12 को, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 3 से काट दीजिए 15 को, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। लेकिन आप इसे नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ऊपर गुणा का चिन्ह है लेकिन नीचे जोड़ का चिन्ह है। तो आप क्या करिए कि ऊपर वाला जो गुणा का चिन्ह है उसको गुणा के ही रूप में लिखा रहने दीजिए, लेकिन नीचे वालों को जोड़ दीजिए, या घटाना का चिन्ह लगा है तो घटा दीजिए। अब जोड़ने के बाद अब काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, या फिर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 मत करिए, 3 पचे 15 कर दीजिए, यहां 5 लिख दीजिए, यानी किसी एक को ही काटना है। अब देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 5 का 4 में गुणा हुआ, 5 चौक 20, यहां 10 आ गया, वहां 20 आ गया। तो कुल मिला के जब जोड़ का चिन्ह लगा हो घटाने का चिन्ह लगा हो तो नहीं काटेंगे, पहले जोड़ और घटाने को हल करेंगे, उसके बाद काटेंगे। अब गुणा का दोनों जगह चिन्ह लगा हो तो फिर काटने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणित 15 धन 5 बटे 2 गुणित 5, इसे सरल करना है। यहां गुणा का चिन्ह है, यहां जोड़ का चिन्ह है, तो क्या करिए कि सबसे पहले इसे आप हल कर दीजिए, यानी कि जोड़ का चिन्ह हटा दीजिए। अब जोड़ का चिन्ह हटाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि 15 में 5 को जोड़ देंगे, 15 5 20, ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको आगे अब यही पढ़ाने वाले हैं बोर्ड मास का नियम, जिसमें ये पढ़ेंगे आप कि जब कई चिन्ह एक साथ हो तो पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, उसके बाद घटाना होगा। तो यहां पर गुणा और जोड़ अगर दोनों है तो पहले गुणा होगा, उसके बाद जोड़ होगा। तो इसका मतलब 15 सत्ते 105 होगा पहले,
फिर 105 में 5 जोड़ा जाएगा 110 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 15 5 20 और फिर 20 सत्ते 140, ऐसा नहीं। देख लीजिए 7 गुणित 15 धन 5, इसे आप ऐसे नहीं करेंगे 15 5 20 20 सत्ते 140, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें पहले जोड़ हो गया है, लेकिन होना क्या चाहिए, पहले गुणा 15 सत्ते 105, अब धन 5 110, ये सही है। इसी तरह से जब ये हो गया 110 और नीचे गुणा का ही है तो 2 पंचे 10 कर दीजिए और फिर 10 से 10 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया 11। या फिर 110 जैसे आ गया था तो नीचे आप 2 गुणित 5 भी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो 2 गुणित अगर 5 करते तो 5 से देखिए 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 11 22 आ गया। तो कहने का मतलब कि जब जोड़ का चिन्ह लगा होगा गुणा के साथ तो पहले गुणा करके जोड़ लेंगे, उसके बाद आगे काट पीट करेंगे। तो आज बस यही समाप्त करते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर यानी कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए, तब उसके बाद आज का प्रश्न। 60 70 और 90 इसका निकालना था लघुत्तम समापवर्त। 2 तिहाई 6 35 45, फिर 2 से कट जाएगा, यहां 15 आएगा, 35 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 35 नहीं कटेगा, 3 15 45, फिर 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 से काट दीजिए, लघुत्तम 1 2 1 2, फिर 3 आया है 2 बार, 3 3 1 बार 5 1 बार 7, सबका गुणा करिए, 2 दूना 4 3 12 3 36 गुणित 5 सत्ते 35, 36 का 35 में गुणा कर दीजिए 1260, 1260 इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 1260। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, इतना ज्यादा सही जवाब दिया कि मैंने नोट नहीं किया कि मैं कितने लोगों का नाम लूंगा। आज मैं कुछ कठिन सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी यहां से आपका नाम लेने में। दूसरा जो प्रश्न था वो बहुत सरल था, उसे सभी लोगों ने लगाया था। 24 36 और 54 का लघुत्तम, 24 36 और 54 का लघुत्तम। देखिए आप इसे 2 से काटिए, 2 12 24, 2 18 36, 2 27 54, ठीक। 3 से काटिए, 3 4 12, 3 6 18, 3 9 27, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 9 नहीं कटेगा। अब 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अब 60 तरीका यहां पे ये है कि 3 और 9 अगर आप इन्हें काटेंगे तो 2 बार 3 आएगा ही, तो क्यों 2 बार 3 लिखें, एक बार डायरेक्ट 9 ही ना लिख दें, क्योंकि जब 2 बार 3 लिखेंगे तो 3 तरीका 9 ही होगा। 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूना 24 गुणित 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 इसका लघुत्तम समापवर्त आया। आज का प्रश्न है भिन्न को सरलतम रूप में लिखो। सवाल आपके सामने है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि काट के छोटा क्या होगा। जो व्यक्ति सही जवाब देगा उसका नाम कल की वीडियो में जरूर लेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैंने आज यही सिखाया ही है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।